Welcome back to Digital Classroom. Student, in the last lecture we discussed about the filtration fraction. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो फिल्ट्रेशन का फ्रैक्शन है वो कितना आता है। तो अगर GFR अपॉन RPF करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.186। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो फिल्ट्रेशन पे किया, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, selective reabsorption. What is selective reabsorption? जैसा कि अभी आपको बताया कि हाई प्रेशर की वजह से जो यूज़फुल एलिमेंट है वो भी ग्लोमेरुलस से चलकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। अब उन इम्पॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है एंड दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है उसी को हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की खोज रिचर्ड ने की थी और उनके सहयोगियों ने। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड एंड देयर सपोर्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। आप समझ सकते हैं कि कितने यूज़फुल एलिमेंट्स हाई प्रेशर की वजह से फिल्टर हो जाते हैं। तो लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट लिख लीजिए, 99% रीअब्जॉर्ब्ड। ओके, फर्स्ट हेडिंग है PCT, proximal convoluted tubules. Now, in the proximal convoluted tubules, it provides the pivotal site for reabsorption. यहाँ से ही reabsorption की process start हो जाती है। Nearly all the essential nutrient and 70 to 80% of the electrolyte like sodium chloride, potassium ions and water are reabsorbed by this segment. तो 80% बिग अमाउंट है, चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर। 80% तक PCT में रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम पोटेशियम आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो पाती है। तो इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड प्लस ग्लूकोज प्लस सोडियम पोटेशियम आयंस, ग्लूकोज सोडियम potassium ions are absorbed by the active process.
ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव प्रोसेस का मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोराइड आयंस आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अगर क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड आयन, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट एंड एन इक्विवेलेंट amount of water passes into the peritubular capillaries by the osmosis process. So here 80% of water is reabsorbed by the passive transport process. It is also known as obligatory water reabsorption. तो लगभग क्या, ऑलमोस्ट 80% जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, तो दिस इज द प्रोसेस विच फाउंड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अभी थोड़ी चीज़ें और बाकी है, जैसे बाइकार्बोनेट्स। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बफर बाइकार्बोनेट, जैसे बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस इज आल्सो रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट in proximal convoluted tubule, and nearly 80 to 90% filtered bicarbonate. Some urea is reabsorbed by the diffusion and the rest remains in the filtrate for the removal in the urine. तो बाइकार्बोनेट भी 80 to 90% जितना रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लिटिल अमाउंट में यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ऑलराइट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आता है हैनलेज लूप। हैनलेज लूप, हैनलेज लूप में दोनों ही आ जाते हैं, असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग। अब देखते हैं कि लूप ऑफ हैनले में एक्चुअली रीएब्जॉर्प्शन कितना पाया जाता है। तो यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है बहुत ही कम पाई जाती है, मिनिमम पाई जाती है। लेकिन इसका मेन रोल क्या है, सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि ये मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी को, ठीक है। तो जो मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसका मेंटेनेंस में इसका अहम रोल है लूप ऑफ हैनले का। तो high osmolarity of the medullary intestinal fluid is maintained by the loop of Henle. Next, the descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आर पार नहीं जा सकते, लेकिन वाटर का मूवमेंट हो सकता है। तो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ता है वाटर निकल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट रह जाते हैं। इसका मतलब जो फिल्ट्रेट है वो धीरे धीरे और कंसंट्रेट होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। दैट मीन्स कि जब ये अपवर्ड मूव करता है, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, देन वहाँ से वाटर वापस एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बट कुछ मात्रा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये फिल्टर हो सकते हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर चले गए बट वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ये जो कंसंट्रेट था फिल्टर वो अब डाइल्यूट हो जाता है, एंड दिस इज डाइल्यूटेड टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। तो मेड्यूलरी फ्लूइड में वापस इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं, इसलिए जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्लियर? तो हैनलेज लूप में कुछ खास नहीं होता, सिर्फ
असेंडिंग और डिसेंडिंग में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या प्रोसेस पाई जाती है? नाउ इन द केस ऑफ DCT, the conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and secretion of hydrogen and potassium ion. तो DCT में क्या होता है? ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का और वाटर का। दूसरी बात, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का, ठीक है। एंड अमोनिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये सिलेक्टिव जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होते हैं वो बेसिकली पीएच को मेंटेन रखने के लिए, कि जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पीएच इन द ब्लड। ऑलराइट, इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को हम CT से रिप्रेजेंट करते हैं। What is the role of collecting duct? The long duct extend from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region. यहाँ पर वाटर का reabsorption भी मैक्सिमम पाया जाता है। And to produce the concentrated urine, and this segment allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up to the osmolarity, right? So what is the main role of collecting duct? It is also play very important role in the maintenance of the pH and the ionic balances of the blood. इसका भी मेन पर्पज होता है कि जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन रहे, प्लस जो पीएच का बैलेंस है वो भी मेंटेन रहे बाय द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, राइट। तो यहाँ भी सिलेक्टिव क्या होता है? सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ट्यूबुलर सिक्रीशन। Now, certain hippuric acid, certain other foreign substances like pigments, drugs, including penicillin, ठीक है, ये सभी फिल्ट्रेट होकर कहाँ पर आते हैं? PCT में, ठीक है। फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, ठीक है, आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नाउ पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और bicarbonate ions secrete very active transport into the filtrate in the DCT, ठीक है। तो पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, bicarbonate ions are secreted by the active transportation process into the filtrate in the distal convoluted tubules. Next, the urea enters in the filtrate by the process of diffusion, the thin region of ascending loop of Henle. तो जो यूरिया है वो वापस से किस में एंटर कर जाती है? लूप ऑफ हेनले में, जहाँ पर
ये असेंडिंग पार्ट होता है, वहाँ पर डिफ्यूज़ होकर चली जाती है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन अमोनिया फ्रॉम द ब्लड in the proximal convoluted tubule and distal convoluted tubules helps in the maintenance of pH of blood. तो मेन जो पर्पज़ होता है PCT और DCT का, वो ऑस्मोल रेगुलेटरी को मेंटेन करना, साथ ही साथ यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालना. सो इन दिस वे द pH ऑफ ब्लड इज बिटवीन 6 to 8. ठीक है, ब्लड ऑफ pH, जो ब्लड का pH है ये किसके बीच में रहता है? 6 to 8 के बीच में पाया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूबुलर सिक्रीशन probably play only in a minor role in the function of human kidney, but in the case of animals such as marine fishes and desert amphibians which lack glomeruli and Bowman's capsule, the tubular secretion is the only mode of excretion. क्योंकि बाकी जो एनिमल्स हैं, खासतौर से एम्फीबिया में या मेरीन फिशेस में, यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल पाए नहीं जाते, तो वहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो व्हेन द ब्लड प्रेशर एंड कॉन्सिक्वेंटली द फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्रॉप बिलो द सर्टेन लेवल, तो फिल्ट्रेशन स्टॉप एंड यूरिन इज फाउंड बाय द ट्यूबुलर सिक्रीशन ओनली. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या अहम इम्पॉर्टेंस है.